हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। शुरू करते हैं ये करंट अफेयर वीडियो और सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं। तो ईरान में राष्ट्रव्यापी एंटी हिजाब प्रोटेस्ट चल रहा है। हिजाब के खिलाफ ऐतिहासिक प्रदर्शन, महिलाएं हिजाब जला रही हैं, हिजाब लहरा रही हैं, अपने बाल काट रही हैं और इस प्रदर्शन में 31 लोगों की मौत हो गई है। तो जानेंगे क्या मामला है, इतिहास और वर्तमान भी, और कैसे अचानक पूरे ईरान में वहाँ की महिलाएं सड़कों पे निकल गई हैं और वो कंट्रोल से बाहर हैं पुलिस के। डिटेल बात होगी इसके बारे में। पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट में कौन कौन नए ट्रस्टी बनाए गए हैं, ये भी जानेंगे कि किस भारतीय पत्रकार पर बेस्ड डॉक्यूमेंट्री ने टोरंटो फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जीत लिया है। ये भी मुद्दा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने किस बात पर टीवी न्यूज़ चैनलों को फटकार लगाई है और केंद्र सरकार से कहा है कि आंखें मूंदे क्यों बैठे हो, आंख मूंद कर। केंद्र सरकार ने आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम के नियमों को बना दिए हैं। क्या प्रावधान है इसमें? भारत की किस स्वास्थ्य पहल यानी इनिशिएटिव ने यूनाइटेड नेशंस और WHO अवार्ड 2022 जीत लिया है? टाटा समूह ने एयर इंडिया में किन कंपनियों के विलय की प्रक्रिया की तैयारी शुरू कर दी है? और भी कई मुद्दे हैं, सब पर चर्चा होगी। तो शुरू करते हैं और दोस्तों लाइक और शेयर तो ज़रूर ही कर देना। तो पहला क्वेश्चन होगा, किस मुस्लिम देश में हिजाब की अनिवार्यता के खिलाफ महिलाएं राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन कर रही हैं और इस दौरान कईयों की मौत हो गई? महत्वपूर्ण खबर है। इसका आंसर होगा ईरान। ईरान में एंटी हिजाब प्रोटेस्ट चल रहा है भयानक ढंग से, और न्यूज़ आप देख रहे हैं कंटेंट, भारत के तमाम अखबारों में ये खबर छाई हुई है और दुनिया के ऐसे बहुत कम अखबार होंगे जिनमें ये खबरें ना छपी होंगी। अमेरिका, इंग्लैंड, ईरान और पूरी दुनिया में अखबारों में ये सुर्खियां हैं, फ्रंट पेज न्यूज़ चल रही है। क्या हुआ है ईरान में? कुछ इतिहास भी जानना होगा आपको। दरअसल ईरान में 1970 के दशक में महिलाएं स्कर्ट्स पहनती थी। जैसे आज बम्बई का माहौल है, फिल्मों के आप पोस्टर्स देखते होंगे, ऐसा ही वहाँ पर कल्चर था। लेकिन 1979 में जो इस्लामिक क्रांति हुई जिसे कहा जाता है ईरान का, उसके बाद महिलाओं के लिए हिजाब अनिवार्य कर दिया गया। बहुत सारी आज़ादी छीन ली गई और इसके विरोध में कुछ सालों के अंतराल पर विरोध हुए। लेकिन इस बार का जो सितंबर में अभी जो विरोध चल रहा है ईरान में, वो ऐतिहासिक है। राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन चल रहे हैं और इनके कुछ वीडियोस मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहे, देखिए वीडियो मेरे बगल में चल रहा है। महिलाएं सड़कों पर हैं पूरे देश में, 50 से भी ज़्यादा शहरों में ईरान के, हिजाब और बुर्का जला रही हैं। इस दौरान जो पुलिस है उसको मोरल पुलिस कहते हैं, मोरल पुलिस, तो उससे झड़पें हो रही हैं और 40 से ज़्यादा, कुछ तो खबरें 40 हैं, कुछ 31 हैं, उससे ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। और ये महिलाएं अपने बाल काटते हुए वीडियो भी बना रही हैं, जलाते हुए वीडियो बना रही हैं बुर्के को और हिजाब को। इनकी डिमांड है कि हिजाब की अनिवार्यता जो है उसको ख़त्म कर दिया जाए। दरअसल ईरान में हिजाब महिलाओं को पहनना अनिवार्य है। बिना हिजाब के अगर हैं तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, उस पर जुर्माना लगाया जाता है और बहुत तरह की पाबंदियां लगाई जाती हैं। अब सवाल ये होता है कि अचानक इतना बड़ा आंदोलन कैसे भड़क गया है? ये एंटी हिजाब प्रोटेस्ट कैसे चल रहा है? वजह है मोडेलिटी पुलिस की पिटाई की वजह से 22 साल की एक महिला महसा अमीन की मौत। ये महसा अमीन है, इनकी मौत हो गई पुलिस की पिटाई से। उनका कसूर इतना था कि उन्होंने ठीक ढंग से हिजाब नहीं पहना था। हिजाब पहना था लेकिन कुछ हिस्से चेहरे के और गले के वो दिख रहे थे। ईरान में पुलिस ने महसा अमीन को हिरासत में लिया और इसके बाद मौत हो गई। ईरानी पुलिस का कहना है कि हार्ट अटैक आया, उससे मौत हुई, लेकिन महिलाएं इसे हिजाब पर जो प्रतिबंध लगा है उसका नतीजा बता रही हैं। जो इन पर इनकी पिटाई हुई हॉस्पिटल के ये फोटोग्राफ आप देख रहे हैं। तो विरोध कितना बड़ा है? देखिए, न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ईरान के 50 से ज़्यादा शहरों में महिलाएं धरना प्रदर्शन कर रही हैं और इसका साथ दे रहे हैं वहाँ के पुरुष। महिलाएं अकेले नहीं हैं। हाँ, बहुत सारे कट्टरपंथी हैं जो महिलाओं को बुर्के में ही और हिजाब में ही देखना चाहते हैं वहाँ की, लेकिन ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो सड़कों पर अब निकल चुकी हैं और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो ऐसे लोगों को पकड़ रहे हैं, बिल्डिंगों में छापे मार रहे हैं कि कौन कौन हैं ऐसे। और यहाँ तक कि जो उत्तरी ईरान है वहाँ पर
उग्र महिलाओं ने, लोगों ने ईरान के जो सर्वोच्च धार्मिक नेता हैं अयातुल्लाह अली खामनेई, उनके जो होर्डिंग है उसको भी जला दिया है। ओके, तो ये हालात हैं वहाँ के। अब कुछ समझते हैं कि इस्लामिक जो क्रांति हुई थी उससे पहले के क्या हालात थे वहाँ पर। तो देखिए, इसको समझना होगा, कुछ इतिहास और भी जानना होगा। 1925 में ईरान में पहलवी वंश का शासन आया था और इसके पहले शासक थे राजा शाह। वो अमेरिका और ब्रिटेन से प्रभावित थे, वहाँ के जो कल्चर है और मॉडर्न जो लाइफ स्टाइल था उससे प्रभावित थे। तो उन्होंने 1936 में कश्फ ए हिजाब लागू किया। इसका मतलब ये था कि अगर कोई महिला हिजाब पहनेगी तो पुलिस को उस हिजाब को हटाने का अधिकार होगा। मतलब एक क्रांतिकारी कदम था। उसके बाद 1941 में राजा शाह के बेटे मोहम्मद राजा शाह ने शासन संभाल लिया और उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ गए और उन्होंने महिलाओं को अपनी पसंद के ड्रेस पहनने की अनुमति दे दी। महिलाओं के हालात सुधारने के लिए बहुत सारे उन्होंने फैसले किए। तो ये वहाँ के किंग थे और उनकी ये वाइफ थी जो बिना हिजाब के आपको उस समय के ड्रेस में वो दिख रही हैं। 1963 में मोहम्मद रजा शाह इन्होंने महिलाओं को वोट देने का भी अधिकार दे दिया और संसद के लिए महिलाएं चुनी जाने लगी वहाँ पर। और वहाँ के किस तरह के माहौल था, स्कर्ट्स, टी शर्ट वगैरह पहन के, और महिलाएं वहाँ आराम से घूमती थी, रहती थी। शादी की उम्र भी 13 साल से बढ़ाकर 18 साल कर दी गई थी और साथ ही अबॉर्शन कानून को भी अधिकार बना दिया गया था वहाँ पर। एक मुस्लिम देश में अगर हम अभी देखेंगे कि ईरान है ये, तो ये लगेगा जैसे ईरान की महिलाओं के लिए सपना सा है, ऐसा वो इतना आधुनिक रह चुकी थी। और 1970 के दशक में ईरान की यूनिवर्सिटी में लड़कियों की हिस्सेदारी 30% थी। इस तरह से वहाँ का पूरा माहौल होता था जो आज आप आसपास के माहौल देखते होंगे उन सब का वहाँ पर। लेकिन उसके बाद फिर हो गई इस्लामिक क्रांति। हुआ ये कि शियाओं के जो धार्मिक नेता थे अयातुल्लाह रुहुल्लाह ख़ोमेनी, तो उन्होंने ईरान के शाह की नीतियों का विरोध किया। एक तो महिलाओं को लेकर जो उदार नीति थी उसका विरोध किया और भी बहुत सारी नीतियों का विरोध किया, कहा कि ये सब इस्लाम के ख़िलाफ़ है। और फिर हुआ वक्त आया 1979 का। उस वक्त शाह राजा पहलवी को देश छोड़कर जाना पड़ा और ईरान जो है वो इस्लामिक रिपब्लिक हो गया वहाँ। उसके बाद ख़मेनी को ईरान का सुप्रीम लीडर बना दिया गया था और इसी के बाद महिलाओं के अधिकारों पर चाबुक चल गया। 1981 में हिजाब अनिवार्य कर दिया गया, कॉस्मेटिक पर बैन लगा दिया गया, धार्मिक पुलिस ने महिलाओं को लिपस्टिक हटाने को कह दिया कि आप लिपस्टिक हटाओ। इस्लामिक सरकार जो बनी उसने 1967 में फैमिली प्रोटेक्शन लॉ के सुधार जो भी थे वो सब ख़त्म कर दिए, जिसमें महिलाओं को बराबरी के हक मिले थे। लड़कियों की शादी की उम्र जो राजा ने यानी शाह ने 18 साल कर दिया था उसको घटाकर 9 साल कर दिया गया। हालांकि ख़मेनी की मौत जब हुई उसके बाद ईरान में बाद में थोड़ी सी महिलाओं के जो अधिकार थे वो थोड़े से मिले, एजुकेशन में फोकस आया, लेकिन जो हिजाब पर बैन था वो लगातार जारी रहा। तो महिलाएं वहाँ पर दबी हुई थी। और अभी क्या हुआ, अभी जो हिजाब ठीक से नहीं पहना था एक लड़की ने, उसका पुलिस ने पिटाई की और वो उसकी मौत हो गई। और फिर तो वहाँ पर स्थिति ये हो गई, महिलाएं नाच नाच के अपने हिजाब को जला रही हैं, हिजाब को लहरा रही हैं और इस तरह के माहौल वहाँ पर आप देख रहे हैं वीडियो। तो एक अगर हम कहेंगे कि जो महिलाओं के अधिकार को लेकर एक बहुत बड़ा कदम वहाँ की महिलाओं ने, ईरान की महिलाओं ने उठाया। और ये न्यूज़ के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, न्यूज़ तो है ही, साथ में आपके एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो इन देशों में जो भी कुछ हो रहा है वो एग्जामिनेशन में आते हैं, खासतौर पे यूपीएससी हो, पीसीएस के जो भी एग्जामिनेशन है और भी दूसरे जो एग्जामिनेशन हैं उन सब में, एसएससी हो, रेलवे हो गया, इन सब में, ठीक है। ईरान की बात हो रही है। अभी सर्वोच्च नेता कौन है? अली ख़ुमैनी। राष्ट्रपति कौन है वहाँ के? इब्राहिम रईसी। और राजधानी क्या है? तेहरान। मुझे लगता है इस मुद्दे पर आप पूरी बात समझ चुके होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। उससे पहले आपको बता दूं कि
अब तक का टोटल करंट अफेयर्स PDF आपके एग्जामिनेशंस के लिए अवेलेबल है। जैसे मैं बताता हूँ वैसे ही कंटेंट होता है, साथ में वन लाइनर भी होता है, क्वेश्चन आंसर भी होता है। तो जो भी PDF चाहें वो ले सकते हैं। और वो PDF कई तरह के होते हैं, आपको वीकली भी मिलते हैं, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, मंथ वाइज ये सब मिलते रहते हैं। और ये सब आपको मिलेगा 1 ईयर के मेंबरशिप के जरिए। मात्र 150 रुपये में 1 ईयर का मेंबरशिप मिल रहा है और अभी छूट चल रही है 30 सितंबर तक बस। और आप इसके जरिए, मेंबरशिप के जरिए PDF तो डाउनलोड कर ही सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज़ में हिस्सा ले सकते हैं, मॉक टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं, करंट अफेयर्स के और तमाम दूसरे सब्जेक्ट के तमाम जो भी एग्जामिनेशन है, UPSC हो, BPSC हो, UPPSC हो, SSC हो, और भी कई एग्ज़ाम, उन सब के टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं 1 साल तक और बुक्स में छूट मिल रही है। देखना जरूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और वीडियो भी बना हुआ है कि मेंबरशिप कैसे लें आपकी सहूलियत के लिए। चलिए क्वेश्चन होगा अगला, किस उद्योगपति को PM केयर्स फंड ट्रस्ट का नया ट्रस्टी बनाया गया? आंसर होगा रतन टाटा। ठीक है, और न्यूज़ देख रहे हैं आप, तो कई लोगों को बनाया गया है, उसमें रतन टाटा भी हैं, जस्टिस KT थॉमस भी हैं, करिया मुंडा भी हैं। तो इन सबको अपॉइंट किया गया है वहाँ पर। ओके, तो इन ट्रस्टियों की घोषणा अभी हाल ही में हुई है 21 सितंबर को। नए ट्रस्टी में मैंने पहले बताया जैसे उद्योगपति रतन टाटा, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस KT थॉमस और पूर्व लोकसभा उपाध्यक्ष करिया मुंडा। और पुराने जो ट्रस्टी थे वो तो हैं ही, वित्त मंत्री, गृह मंत्री और डिफेंस मंत्री। ओके, तो ये ट्रस्ट है। और इस ट्रस्ट के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर, जो कि अभी हैं नरेंद्र मोदी। ये जो PM केयर्स फंड है, इसकी शुरुआत हुई थी 28 मार्च 2020 को। और इस फंड के जरिए सरकार का मकसद यही था कि कोविड-19 और इसके जैसे जो भी आपातकालीन जो संकट आते हैं उस दौरान राहत मुहैया कराना। ओके, और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात की, अभी एक सलाहकार बोर्ड भी बना दिया गया है इस ट्रस्ट का, PM केयर फंड ट्रस्ट का। इसमें कौन कौन है? तो पूर्व CAG राजीव महर्षि हैं, इन्फोसिस फाउंडेशन की पूर्व अध्यक्ष सुधा मूर्ति हैं, टीच फॉर इंडिया के सह संस्थापक और इंडिया कॉर्प्स और पीरामल फाउंडेशन के पूर्व CEO आनंद शाह भी शामिल हैं। ठीक है, तो यहाँ 2 तरह की बातें हैं, एक तो ट्रस्टी बनाए गए हैं और वो ट्रस्टियों का नाम जो है ये रहा, और एक सलाहकार बोर्ड भी बना दिया गया है, उसमें ये सब मेंबर जो कि सलाह दिया करेंगे। ओके, समझ गए होंगे बात। अच्छा, अब बात करने की इनको कितना फंड मिला है, जिसका खुलासा केंद्र सरकार ने अभी किया है, ट्रस्ट ने किया है। तो 2019-20 में 3000 करोड़ के आसपास मिला था और 2020-21 में 7013 करोड़ रुपए इस ट्रस्ट को मिले थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय पत्रकार पर आधारित डॉक्यूमेंट्री व्हाइल वी वॉच्ड उसे टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में एम्पलीफाई वॉइसेस अवार्ड्स से सम्मानित किया गया, या इस डॉक्यूमेंट्री ने जीता? आंसर होगा रवीश कुमार। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, रवीश कुमार पर आधारित डॉक्यूमेंट्री है, उसने जीता। डॉक्यूमेंट्री क्या होता है? डॉक्यूमेंट्री मतलब डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन पर आधारित जो छोटी सी फिल्म बनती है उसे हम डॉक्यूमेंट्री कहते हैं। हिंदी में क्या नाम है इसका? तो नमस्कार, मैं रवीश कुमार, ये नाम है इस डॉक्यूमेंट्री का। और इंग्लिश में नाम क्या है? इंग्लिश में नाम है व्हाइल वी वॉच्ड, और ये पोस्टर रहा उसका। तो टोरंटो फिल्म फेस्टिवल कनाडा में आयोजित हुआ 8 से 16 सितंबर को, और उसी दौरान NDTV के पत्रकार रवीश कुमार के पर आधारित डॉक्यूमेंट्री व्हाइल वी वॉच्ड, उसने ये अवार्ड जीत लिया है। कौन सा अवार्ड है? एम्पलीफाइड वॉइसेस अवार्ड। और इसमें, इस डॉक्यूमेंट्री में रवीश कुमार को पत्रकार के तौर पर कामकाज करते हुए दिखाया गया है। ये 94 मिनट की ये डॉक्यूमेंट्री है और इसका जो डायरेक्शन है वो विनय शुक्ला ने किया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने किस बात को लेकर टीवी न्यूज़ चैनलों को फटकार लगाई है और केंद्र सरकार से पूछा है कि वह क्यों मूक दर्शक बनी हुई है, चुपचाप क्यों बैठी है? आंसर होगा हेट स्पीच। हेट स्पीच मतलब नफरत भरी भाषा को बोलना, और ये न्यूज़ रहा। कंडेम किया हेट स्पीच ऑन टीवी पर। अब तक
बातचीत में ही होता था कि नफ़रत फैलाया जा रहा है टीवी में क्या दिखाया जा रहा है, लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया। हेट स्पीच होता क्या है? हेट स्पीच की कोई विशिष्ट कानूनी परिभाषा नहीं है, लेकिन कानून में जो कुछ प्रावधान है उसके मुताबिक भाषणों, लेखन, कार्य और जो हिंसा भड़काने के लिए जो बोल रहे हैं और समुदायों और समूह के बीच जो दुश्मनी फैलाते हैं जी अपनी बातों को बोलकर, चाहे वो भाषण हो, लेखन हो, काम हो, तो उसको हेट स्पीच के रूप में समझा जाता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने 21 सितंबर को हेट स्पीच पर जो टॉक शो है और रिपोर्ट टेलीकास्ट है उस पर टिप्पणी की है। कब की है? 21 सितंबर को। दरअसल हुआ ये कि हेट स्पीच से जुड़ी हुई वहाँ पर मामले गए थे सुप्रीम कोर्ट में, तो उसकी सुनवाई कर रहे थे जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस ऋषिकेश रॉय। तो उसकी बेंच थी और इस बेंच ने ये कहा कि एंकर की जिम्मेदारी है, यानी चैनल के एंकर की जिम्मेदारी है कि वो किसी को नफ़रत भरी जो भाषा है उसको बोलने से रोके। और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि वो मूक दर्शक क्यों बने हुए जब सब कुछ चल रहा है और आप चुपचाप देख रहे हो। कोर्ट ने ये कहा कि मेन स्ट्रीम जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और सोशल मीडिया है उस पर कंटेंट काफ़ी हद तक अनियंत्रित है। हेट स्पीच या तो मेन स्ट्रीम के टीवी के जरिए फैल रहा है या फिर सोशल मीडिया के जरिए फैल रहा है। और मेन स्ट्रीम मीडिया में कम से कम एंकर का जो तो बहुत बड़ा रोल है ये हेट स्पीच को फैलने देने में। और एंकर की जिम्मेदारी है कि जैसे ही हेट स्पीच दे रहा है, कोई नफ़रत भरी बातें कर रहा है, ऐसा कोशिश भी कर रहा है, तो एंकर की ड्यूटी है कि उसे तुरंत रोक दे। एंकरों का ये कर्तव्य है। तो 2 जजों की पीठ है, बेंच सुप्रीम कोर्ट में, उसमें जस्टिस के.एम. जोसेफ हैं। उन्होंने कहा कि हम नफ़रत को हवा नहीं दे सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने आश्चर्य जताया कि सरकार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में फैलाई जा रही जो नफ़रत है उस मामले पर चुप क्यों रहती है, उसको कार्रवाई करनी चाहिए, उसके पास तमाम संसाधन है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी आवश्यक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टीवी पर आप कुछ भी बोलते रहें, नफ़रत फैलाते रहें, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने यूनाइटेड किंगडम के एक मामले का उदाहरण भी दिया कि एक टीवी चैनल पर भारी जुर्माना लगा था वहाँ पर जब हेट स्पीच की बात हुई थी। ठीक है, तो कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करे। ओके, हेट स्पीच अक्सर देख रहे हैं धार्मिक मुद्दे पर बहुत हेट स्पीच हो रहा है और भी जातीय मुद्दे पर और दूसरे मुद्दे पर ये सब हो रहा है। और इससे फ़ायदा किसको होता है? राजनेताओं को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, देखने को मिलता है। ठीक है, और ये अक्सर ये देखने को मिला है कि ये जो टीवी चैनल हैं वही हेट स्पीच को बहुत तेज़ी से फैला रहे हैं और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कह भी दी है। तो खैर अभी जो ये मामला है ना हेट स्पीच वाला, वो सुप्रीम कोर्ट में मामला चलेगा। अगली सुनवाई 23 नवंबर को है और फिर कुछ बातें यहाँ पर आएंगी। अब सवाल ये है, यहाँ पर ये भी जानना ज़रूरी है, जब इतनी बात हो रही है हेट स्पीच के मामले में, तो ये जानना जरूरी है कि भारत में हेट स्पीच को लेकर क्या क्या कानून है। तो देखिए, इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी की धारा 115A है और 505 है। उसके मुताबिक आमतौर पर जो हेट स्पीच को लेकर दंड देने का प्रावधान है। ठीक है, उसमें ये प्रावधान है कि भड़काऊ भाषण और नफ़रत फैलाने वाली जो अगर बात हो रही है तो आईपीसी के तहत सज़ा हो सकती है, उस व्यक्ति को जुर्माना और सज़ा भी हो सकती है। तो महत्वपूर्ण बात है, हेट स्पीच आजकल चर्चा में है और एग्जामिनेशन के लिए, ख़ास तौर पर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। गृह मंत्रालय ने आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम 2022 के नियमों को नोटिफाई कर दिया है, तो इसमें क्या प्रावधान है? आंसर होगा इसका, दोषी, गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए व्यक्ति का फिजिकल और बायोलॉजिकल सैंपल लेने की अनुमति। ठीक है, न्यूज़ भी आप मेरे बगल में देख रहे हैं। तो एम्पावर किया गया है पुलिस को कि वो फिजिकल सैंपल और बायोलॉजिकल सैंपल ले सकता है। क्या होता है फिजिकल और बायोलॉजिकल सैंपल? फिजिकल सैंपल मतलब उसके जो आइरिस स्कैन हैं, यानी रेटिना के जो स्कैन है वो हो गए,
और तमाम जो उंगलियां हैं उसके जो फिंगरप्रिंट हैं उसको वो हो गया। और बायोलॉजिकल सैंपल का मतलब क्या हुआ? बायोलॉजिकल सैंपल का मतलब है उसका डीएनए का सैंपल भी ले लेना। तो वो सब एकत्रित किया जा सकता है और जबरन भी एकत्रित किया जा सकता है। मतलब अगर किसी मामले में पकड़ा गया है कोई व्यक्ति और उस पर आरोप है किस मुद्दे को लेकर, तो उसका फिजिकल और बायोलॉजिकल सैंपल रखने की पूरी अनुमति हो गई है। और इसके जरिए पुराने कानून जो कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर एक्ट 1920 था उसको ख़त्म किया गया और ये नया कानून उसने जगह ले ली है। तो गृह मंत्रालय ने ये नोटिफाई किया। गृह मंत्री कौन है? सबको पता होगा, अमित शाह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत की किस स्वास्थ्य पहल यानी इनिशिएटिव ने यूनाइटेड नेशंस इंटर एजेंसी टास्क फोर्स एंड WHO स्पेशल प्रोग्राम ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर अवार्ड 2022 जीत लिया है? आंसर होगा IHCI। IHCI न्यूज़ आप देख रहे हैं। IHCI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये रहा, इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव। ठीक है, IHCI। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तमाम जो भी एग्जामिनेशन है, SSC होगा, स्टेट के जो एग्जामिनेशन है उन सब के लिए भी। ठीक है, तो 21 सितंबर को ये अवार्ड मिला है। IHCI का काम क्या है? तो ये प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली में काम करता है और ख़ास तौर पर जो हाइपरटेंशन है यानी ब्लड प्रेशर है, इन सब को कंट्रोल करने के लिए क्या काम किए जा सकते हैं, इस पर ये काम करता है। और ये अवार्ड क्यों मिला है? तो गैर संक्रमणकारी रोग यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को रोकने और नियंत्रित करने और इंटीग्रेटेड पीपल्स सेंटर्ड प्राइमरी केयर इसको प्रदान करने के लिए भारत में बेहतर जो काम हुआ है उसको लेकर ये अवार्ड दिया गया है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? क्या होता है ये? जैसे मैंने बताया कि एक इनिशिएटिव है, कदम है और इसके ज़रिए लोगों के हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने की एक पहल होती है। मतलब किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि सामाजिक तौर पर पूरे तरीके से। ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी 2017 में और लक्ष्य यही है कि जो हाइपरटेंशन के मामले बढ़ रहे हैं भारत में, लोगों में ब्लड प्रेशर के मामले बढ़ रहे हैं, तो उन सब पर कंट्रोल किया जाए। और ये भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय उसके द्वारा ये कंट्रोल किया जाता है इस अभियान को। ओके, और इसमें जो शुगर है, हार्ट डिजीज है, स्ट्रोक है, इन सब को रोकने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम जो है उसका ये एक हिस्सा है। ठीक, महत्वपूर्ण बात ये रही। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। टाटा समूह ने एयर इंडिया में इनमें से किस कंपनी के विलय की प्रक्रिया की तैयारी शुरू कर दी है? आंसर हो उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इन तीनों कंपनी का विस्तारा, एयर एशिया इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस, तो इन तीनों का विलय किस में हो जाएगा? एयर इंडिया में हो जाएगा। तो अभी 4 कंपनियां चला रही हैं टाटा समूह और उसके अंडर में ये चारों कंपनियां हैं और अब ये होगा कि टोटल एक ही कंपनी हो जाएगी और उम्मीद ये है कि 2024 तक ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। ठीक है, इम्पोर्टेंट बात ये रही। एयर इंडिया के चेयरपर्सन कौन है? एन चंद्रशेखरन और CEO कौन है? कैंपबेल विल्सन। ठीक है, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। वर्ल्ड एल्जाइमर्स डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 21 सितंबर को मनाया जाता है। एल्जाइमर्स क्या है? दरअसल ये बीमारी है और ये अधिकतर 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में देखा जाता है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कहिए इसको, जिसमें जो ब्रेन की जो कोशिकाएं हैं वो कुछ नष्ट होने लगती हैं और मरीज के फैसला निर्णय लेने की क्षमता घट जाती है, स्वभाव में बदलाव आ जाता है, याददाश्त कम होने लगती है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये रोग भी बढ़ता जाता है। सबको नहीं होता है लेकिन बड़े संख्या में लोगों को ये मामले देखने को मिल रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत, UAE और फ्रांस के विदेश मंत्री स्तर की पहली त्रिपक्षीय बैठक किस शहर में आयोजित हुई है? ट्राइलेटरल, 3 पक्ष की। तो आंसर होगा न्यूयॉर्क, अमेरिका में ये मीटिंग हुई है और ये फर्स्ट ट्राइलेटरल है। देखिए द्विपक्षीय तो बातचीत होती रहती थी विदेश मंत्रियों की, कभी UAE से और कभी फ्रांस से, लेकिन अब तीनों एक साथ बैठे हैं
और ये कैसे हुआ है, तो अभी जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यानी UNGA उसकी 77th जो सेशन चल रहा है, उसी के दौरान सेशन से अलग तीनों देशों के विदेश मंत्री बैठे और ये बातचीत हुई है जो दुनिया में अभी जो चल रहा है, माहौल चल रहा है और जो सामूहिक भागीदारी होनी चाहिए। ओके, तो भारतीय विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज कब मनाया जाता है? आंसर होगा 23 सितंबर को, 23 सितंबर। और ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये घोषित है। तो इस दिन क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 23 सितंबर 1951 को 1951 को विश्व मूक फेडरेशन की स्थापना हुई थी। और साइन लैंग्वेज उसके बारे में आप नहीं जानते होंगे, जो ब्लाइंड पर्सन है वो साइन लैंग्वेज के जरिए पढ़ते हैं और लिख भी सकते हैं, मतलब साइन लैंग्वेज के जरिए ही अपना कम्युनिकेट वो कर सकते हैं लिखित तौर पर। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप, और मेंबरशिप देखना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और भाई लोगों, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लेना। आपके लिए करंट अफेयर्स बनाया जाता है शानदार तरीके से, और इसमें काफ़ी वक्त लगता है, ठीक है। इसमें ग्राफिक्स और तमाम चीज़ों को ऐड किया जाता है, जो बुनियादी जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि आप बेसिक बातें समझ सकें और दोबारा बार बार इस चीज़ को कहीं और से रेफरेंस लेने की ज़रूरत ना पड़े। इसी वजह से थोड़ा डिटेल में और विषय की गहराई में जाकर हम लोग बात करते हैं। ओके, तो शेयर जरूर कर दीजिए तमाम मित्रों को।